चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अकाउंटिंग की हम शुरुआत कर रहे हैं। अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, किसी के भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एंड दैट रिकॉर्डिंग इज अ सिस्टमेटिक वे विद द पर्पस टू आइडेंटिफाई द इट्स परफॉर्मेंस, है ना। उस अकाउंटिंग करने का हमारा पर्पस क्या होता है कि हम उस बिजनेस एंटिटी की परफॉर्मेंस भी चेक करें कि वो किस ओर जा रही है, बिजनेस एंटिटी क्या ड्रॉप डाउन हो रहा है उसका बिजनेस, उसकी परफॉर्मेंस, या उसकी परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है, किस दिशा में जा रही है। केवल ये नहीं है कि मेरे को अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग करके ना इतना टफ काम नहीं है जितना काम टफ है उसकी फाइनल रिपोर्टिंग करना, उसका एनालिसिस करना। तो अकाउंटिंग का बेसिक काम है अकाउंट रिकॉर्डिंग के साथ साथ एनालिसिस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज एनालिसिस। अगर आप अकाउंटिंग से लेके एनालिसिस तक चले गए इट मीन्स यू आर परफेक्ट, है ना। तो आपका टारगेट क्या है कि वी हैव टू गो टू द एनालिसिस लेवल तक, केवल डाटा एंट्री तक नहीं रुकना है। डाटा एंट्री तो कोई भी कर लेगा, किसी को भी टैली 4 दिन सिखाने को दे दो तो वो कर लेगा। तो योर एम शुड नॉट बी द डाटा एंट्री ओनली, you have to go to the expert in taxation field also and analysis of balance sheet and financials also। तो आपको एनालिसिस करना आना चाहिए और अकाउंटिंग का पर्पज यही होता है कि आप उस अकाउंटिंग करके जो रिपोर्ट निकालोगे दैट रिपोर्ट विल टेल यू द परफॉर्मेंस ऑफ योर बिजनेस एंटिटी। तो आप बिजनेस एंटिटी की परफॉर्मेंस चेक करनी है और अकाउंटिंग के लिए सिंपल सा थंब रूल याद रखना है, देयर मस्ट बी अ इवेंट, that event must be related to my business entity, my accounting entity and that event can be interpreted in the monetary terms। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। कोई इवेंट अकर होनी चाहिए, इवेंट मॉनेटरी वैल्यू में टर्म्स हो सकती हो, उसे मॉनेटरी वैल्यू में आप बता सकते हो और वो इवेंट आप उसके आपके बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें, तीनों इंग्रेडिएंट अवेलेबल हैं तो आपको वो एंट्री रिकॉर्ड करनी ही करनी है। इफ़ देयर इज़ मिसिंग एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स तो आप उसको एंट्री रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे, एंट्री बनेगी नहीं आपसे, है ना। तो ये 3 बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें हैं, इवेंट होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए और रिलेटेड टू योर बिजनेस एंटिटी होनी चाहिए। बस 3 चीज़ें होंगी तो आपको जब भी एंट्री में दुविधा हो तो 3 टेस्ट कर लेना। 3 टेस्ट अगर क्लियर हो गए तो एंट्री हो जाएगी। तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग मॉनेटरी transaction related to an accounting entity by adapting the preferred rule concept and procedures। तो आपको देखो अकाउंटिंग में या किसी भी रिजिम में अगर उसमें कोई सेट पैटर्न नहीं होगा तो उसे फॉलो करने वाले लोग सब अपने अपने तरीके से करेंगे और किसी भी कोई भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, है ना। कई जगह पे जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पार्क में एंट्री करते हो, पार्क में एंट्री और एग्जिट गेट अलग से डिसाइडेड नहीं है तो कोई भी किसी भी गेट से एंटर करेगा, कोई भी किसी गेट से एग्जिट करेगा। मे भी हो सकता है कहीं जगह पे स्टक हो जाए दोनों साइड से एंट्री और एग्जिट करने वाले। तो ऐसे जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इसलिए एंट्री और एग्जिट गेट डिसाइड किए जाते हैं ताकि एक साइड से आदमी एग्जिट करता रहे, एक साइड से एंट्री करता रहे। जैसे आपने मेट्रो वगैरह में देखा होगा कि मेट्रो में वही गेट एंट्री के लिए, वही एग्जिट के लिए। तो वहाँ कई जहाँ स्टेशनों पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है वहाँ पर पैसेंजर आमने सामने हेड ऑन हो जाते हैं, न वो निकलने वाले को निकलने देते हैं और न चढ़ने वाले चढ़ पाते हैं। तो कई जगह ऐसा भी होता है। तो अगर कोई रूल्स नहीं होगा, कोई रेगुलेशन नहीं होगा तो सेम काम अकाउंटिंग में भी होगा। जितने लोग अकाउंटिंग कर रहे होंगे हर आदमी अपनी परसेप्शन से अकाउंटिंग करेगा एंड रिजल्ट विल नॉट बी सेम, है ना। जब सबकी अकाउंटेंट की परसेप्शन अलग है तो उसका मेजरमेंट अलग होगा, मॉनेटरी वैल्यू उसकी कम अलग करेगा। तो आप इवेंट होते हुए भी, बिजनेस एंटिटी से रिलेटेड होते हुए, मॉनेटरी वैल्यू होते हुए भी, लेकिन मेजरमेंट की कंसेप्ट अलग हो जाएगी, है ना। तो वो उसे रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा। रिकॉग्निशन की कंसेप्ट अलग होगी तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएगा। इसलिए अकाउंटिंग में एक सेट रूल बनाया गया ताकि सब लोग उस रूल को, उस गाइडेंस को फॉलो करें और एक जैसे रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट में वेरिएंस आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स, परफॉर्मेंस। 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी का प्रॉफिट नेचुरली कुछ और होगा, 1 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी का प्रॉफिट नेचुरली कुछ और होगा। दोनों का वो तो अलग अलग होगा, दोनों का प्रॉफिट एक नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है या जो 1000 करोड़ की टर्नओवर डिसाइड हुई है, दोनों को जो पैरामीटर हैं
कि कौन सी अमाउंट टर्नओवर में शामिल करी है, कौन सा अमाउंट टर्नओवर में शामिल नहीं किया है। ये कैसे पता लगेगा? जब तक सेम अकाउंटिंग प्रोसीजर को आप फॉलो नहीं करोगे। मान लीजिए आपने की कंपनी में एक स्क्रैप सेल हुई है, स्क्रैप सोल्ड ₹5 लाख। इज इट पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग अकाउंट टर्नओवर और नॉट? क्या मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में टर्नओवर का पार्ट है या नहीं है? आप सबका पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा, एक्टिव पार्टिसिपेशन। आंसर देना पड़ेगा आपको, है ना, तभी मजा आएगा, नहीं तो बोर हो जाओगे आप। हाँ जी, ये सेल का पार्ट है या नहीं है? सर डिपेंड करता है, अगर स्क्रैप का ही बिजनेस है तो फिर होगा। ऐसा कह सकते हैं, बात ठीक है आपकी। चलो स्क्रैप का बिजनेस तो नहीं है मेरा, है ना, मेरा स्क्रैप का बिजनेस नहीं है, लेकिन फैक्ट्री थी, कुछ पुरानी मशीनें थी, स्क्रैप हो गई, अब बेच दी, तो ये 5 लाख रुपए मेरे ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स अकाउंट में ऐड होगा या नहीं होगा? मिथिलेश, राहुल, ऋषि, नहीं होगा। राहुल नहीं होगा सर। ऋषि नहीं होगा, डिपेंड करेगा। ओके, और रूपाली? रूपाली सर स्क्रैप वैल्यू नहीं होगा। नहीं होगा ना। अच्छा चलो, अब आपने सबने मना करा, पता क्यों मना करा? कौन सी कंसेप्ट लगाई, क्यों मना करा? अच्छा, अगर मैं ये बोलूं कि इस कंपनी का नाम, कंपनी का बिजनेस ही स्क्रैप सेल परचेज का है, तो इसका नेचर ऑफ बिजनेस ही स्क्रैप सेल परचेज का, जो अभी ध्रुव ने बोला, ध्रुव नाम है ना बेटा? हाँ, हाँ तो होगा। अगर इस कंपनी का बिजनेस ही सेल परचेज करना है स्क्रैप का, तो ये 5 लाख रुपए उसका ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स का पार्ट है ये, है ना। तो डिपेंड कैसे करेगा? नेचर ऑफ बिजनेस में, मतलब आपके पास कोई थंब रूल नहीं है कि स्क्रैप बिकेगी तो हमेशा स्क्रैप वो सेल का पार्ट नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट पार्टी हो, इनडायरेक्ट इनकम ही होगा, ऐसा नहीं कह सकते हो। आपको सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन की नेचर को कैटेगराइज करने के लिए क्या देखना है कि आपके अपने बिजनेस का नेचर क्या है ना। जो आपके खुद के बिजनेस का नेचर होगा उसके हिसाब से वो ट्रांजैक्शन इवेलुएट होंगी। तो अब अगर एक अकाउंटेंट जो स्क्रैप कंपनी में काम करता है, जिसकी कंपनी का, जिसके बिजनेस का नेचर स्क्रैप खरीदने और बेचना है, उसके लिए तो ये सेल है, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। एक जो नहीं किसी और कंपनी में है, उसके लिए सेल का पार्ट नहीं है। तो नंबर्स ये रिकॉग्नाइज करने का 10 तरीका आता है, यही बस सबसे बड़ा काम है। अगर आपने रिकॉग्निशन कर ली तो उसके बाद रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और समराइजिंग। तो रिकॉग्निशन क्या करनी है, कौन सी चीज़ मेरी इनकम है, अगर वो इनकम है तो कब वो मेरी डायरेक्ट इनकम बनेगी और कब मेरी इनडायरेक्ट इनकम बनेगी, है ना। अगर ये चीज़ें मैंने चेक कर ली हैं, ये मैंने आइडेंटिफाई कर ली, तो फिर आसान हो जाएगा काम, एंट्रियाँ आसान हो जाएंगी। तो अगर इनकम हो, ये एक्सपेंस हो, डिपेंड करेगा सबसे पहले आपको अपनी उस बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो आप एंट्री कर पाओगे, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा हमेशा ना। तो आप देखो, दुनिया में कोई भी अकाउंटिंग करे आदमी, उसको ये पता है कि मेरा बिजनेस का नेचर जो होगा उसके हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए टेलीफोन का एक्सपेंस, जो टेलीफोन का बिल है, इज इट डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस? टेलीफोन बिल डायरेक्ट ₹15,000, 15,000 रुपये का टेलीफोन का बिल, इज इट डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस? हाँ जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, फिर आप गलत काम कर रहे हो। आप पहले ये पूछो ये किस कंपनी का है। अगर मान लो इस कंपनी का बिजनेस कॉल सेंटर है तो सर वो अज्यूम कर रहे थे। अज्यूम नहीं करना है, अज्यूम नहीं करना है ना। आपको अपनी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइड करना है पहले। आप देखो ब्रॉडली लेवल पे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आप गलत नहीं कर रहे हो। आप इन जनरल परसेप्शन आज तक कभी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं देखा होगा आपने, है ना। जितनी अकाउंटिंग आपने पढ़ी है डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं पढ़ा होगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस कब हो जाएगा, जब ये आपका बिजनेस कॉल सेंटर का हो जाएगा। यानी कि कॉल सेंटर के बिजनेस के बिना टेलीफोन के कल्पना कर ही नहीं सकते हो आप, है ना। अगर ये कॉल सेंटर का बिजनेस है तो टेलीफोन तो मस्ट टू डू इंस्ट्रूमेंट है, वो तो होना ही चाहिए। मोबाइल और टेलीफोन तो होना ही चाहिए, बिना उसके कॉल सेंटर के बिजनेस की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो वहाँ जाके ये पर्टिकुलर जगह पे जाके डायरेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज ये मोस्टली केसेस में इनडायरेक्ट ही है। तो आपको अज्यूम भी तब करना है जब पहले आप अपनी कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस को डिसाइड कर लोगे।
अगर आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस डिसाइडेड है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो ये तो आपको पता है ना, तो बार बार ये कोई चेक करना आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, वो तो आपको एक बार में ही पता है। तो जब एक बार में पता है तो फिर आप उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें करते रहनी है ना। अब हम जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग हम देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग दो तरह की अकाउंटिंग करते हैं, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम शुरू होता है कोई भी इवेंट और ट्रांजैक्शन हो जाने के बाद, है ना, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है पहले से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, जिसमें कहते हैं कॉस्टिंग निकालना। कॉस्ट अकाउंटिंग सुना है ना आपने, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हो, आप पहले किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालते हो, है ना। आपको उसको बनाने में रॉ मटेरियल कितने का मिलेगा, उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होगी, प्रोसेस करने के लिए क्या क्या मशीनरी चाहिए, क्या क्या लेबर चाहिए, क्या कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, मार्केट में वो लोग बाकी लोग उस प्रोडक्ट को कितने में बेच रहे हैं, बाकी लोगों को माल कितने में, उसका रॉ मटेरियल कितने में अवेलेबल है, आपको कितने में अवेलेबल है। आप जब उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाओगे तो वो कॉस्ट कितने की पड़ेगी, पता लगा उसकी कॉस्ट आपको आ रही है 200 रुपये की फिनिश गुड्स में। अब आपको पता है आप इसमें, ये तो फिनिश गुड्स को प्रोक्योर करने तक की कॉस्ट है, इसमें सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे भी आएंगे, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी आएगा। पता लगा उन सबको ऐड करते करते 300 रुपये MRP आ रहा है, 300 रुपये MRP, एस्टिमेटेड MRP 300 रुपये आएगा, है ना। तो अब लेकिन मार्केट में ऑलरेडी लोग इसे 270 रुपये, 260 रुपये, 280 रुपये का बेच रहे हैं। तो 300 रुपये में आप कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले 3 बार सोचना पड़ेगा कि जब मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेम फीचर के साथ 260, 280, 270 रुपये का मिल रहा है, आप 300 का लेकर आओगे तो कितना लोग इस चीज़ को आपके हाथों हाथ लेंगे, ये कितना नहीं लेंगे, ये आपका मैनेजमेंट कॉल है, मैनेजमेंट डिसीजन है। या हो सकता है कि आप इसे इनिशियली 300 का MRP होने के बाद अपने प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस कर दो और आप इसे बोलो हम तो 260 में ही बेचेंगे, है ना, आप 260 में बेचो। अब हो सकता है 280 वाले कस्टमर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन 280 वाले कस्टमर को यहाँ शिफ्ट करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। तो ये सब प्लानिंग कब होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट इससे किसी भी प्रोडक्ट को फ्लोट करने से पहले, लॉन्च करने से पहले ये सारी एक्सरसाइज करता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज बिफोर द हैपनिंग ऑफ इवेंट, है ना, किसी इवेंट के होने से पहले होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो आप सब लोग जानते हो, हम जितनी भी एंट्रियाँ करते हैं वो कब होती हैं, आफ्टर द अकरिंग ऑफ इवेंट। मैंने आपको पहले ही बोला फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एंट्री हम कब करते हैं, जब कोई इवेंट हो जाती है। देयर मस्ट बी अ इवेंट एंड दैट मस्ट हैव ए मॉनेटरी वैल्यू एंड रिलेटेड टू माय बिजनेस एंटिटी। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं किसी इवेंट और ट्रांजैक्शन होने के बाद। कॉस्ट अकाउंटिंग में पहले किया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है, कॉस्ट निकाली जाती है, पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर को एस्टिमेट किया जाता है, वो उसके लिए होती है, वो इंटरनल पर्पज़ के लिए होती है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल पर्पज़ के लिए भी होती है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ही पढ़ने जा रहे हैं ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कौन कौन सी रिपोर्ट्स बनाते हैं, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और कोई कैश फ्लो और कुछ। ट्रेडिंग अकाउंट बेटा इसी का पार्ट है, ये P&L का ही पार्ट है ना। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बोला उन्होंने तो, लेकिन वो पार्ट इसी का अंदर है, ट्रेडिंग एंड P&L, हाँ वो तो इसी का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई याद आ रहा है कुछ, तो दैट इज आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ लेजर ना, दिस ऑल आर द आउटकम ऑफ लेजर प्रिपरेशन। लेजर इज नॉट फाइनल अकाउंट्स, दिस इज द फाइनल रिपोर्ट्स। इसके अलावा क्या होता है, रेशो एनालिसिस होते हैं, याद है, ट्रायल बैलेंस से ही ये चीज़ें बनती है ना बच्चा, रेशो एनालिसिस होता है, और डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती हैं। ये प्रैक्टिकल की दुनिया है ना। अभी जो बुक की दुनिया है वो आपने इतनी पढ़ी थी, हालांकि आपने रेशो एनालिसिस भी पढ़ा है, अभी एकदम से क्लिक नहीं कर रहा हो, एक अलग बात है। डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, ये सारी चीज़ें फाइनल रिपोर्ट का पार्ट है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो दो चीज़ें हैं केवल ये कंपनीज को लगती हैं, बाकी चीज़ें, बल्कि ये तीन चीज़ें कंपनी के लिए मैंडेटरी हैं। बाकी अगर आप इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, बिजनेस की बात करते हो तो उसमें ये दो बनती हैं, वो आपने ठीक बोला। लेकिन ये 3 चीज़ें प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हैं, और इन्हीं कंपनियों पे ये 3 चीज़ों इनको बनानी होती हैं। इसके अलावा
अदर देन दिस टू। ये दो तो सबको बनानी है, तो मैंडेटरी है। जब आप ये दो चीज़ें बनाते हो तो इसको बनाने का पर्पज़ क्या है? क्या केवल अपने बिजनेस के लिए बना रहे हो या किसी और के लिए भी बना रहे हो, या कोई सी भी रिपोर्ट है? जितनी भी रिपोर्टें हैं क्या ये अपने मैनेजमेंट के यूज के लिए बनाई जाती हैं या किसी और पर्पज़ से भी बनाई जाती हैं? ड्यूल पर्पस, ड्यूल पर्पज़ मतलब इन्वेस्टर्स और अपने मैनेजमेंट के। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन्वेस्टर को भी चाहिए ये। हाँ, और गवर्नमेंट के लिए बनाते हो, इन्वेस्टर्स के लिए बनाते हो। सर जो आपने प्रोप्राइटरशिप वाला बताया था वो ऊपर वाले दो है ना सर? हाँ Profit and ऊपर, loss हाँ balance हाँ, sheet। प्रोप्राइटरशिप केवल दो बनाते हैं, है ना? जिन्होंने आपको पैसा दे रखा उनको भी आपके बैलेंस शीट में इंटरेस्ट है। लेंडर्स हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, मैनेजमेंट इटसेल्फ हो गया, तो ये सब लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। आपकी परफॉर्मेंस, कंपटीटर हो गए, सेम लाइन ऑफ बिजनेस के लोग जो लोग गए वो भी देखना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी कहाँ परफॉर्म कर रही है, किसके नंबर्स क्या हैं। इंटरनल प्रोसेस तो किसी को नहीं पता लगता, लेकिन नंबर्स तो पता लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी के जो फाइनेंशियल्स होते हैं दे आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट। एनीबडी इन इंडिया कैन एक्सेस, और इन वर्ल्ड वाइड एनीबडी इन वर्ल्ड can access the balance sheet and profit and loss account of any private limited or limited company by visiting the website mca.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके आप इंडिया की किसी भी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट को डाउनलोड कर सकते हो, जस्ट पेइंग ₹100 mca.gov.in। इस पे एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, और इंडिया की किसी भी कंपनी की वेबसाइट और ईमेल बैलेंस शीट और फाइनेंशियल रिपोर्ट कुछ भी डाउनलोड कर, कुछ भी ₹100 दे के, इवन उसने अपनी इनकॉर्पोरेशन में क्या पेपर लगाए हैं वो भी डाउनलोड होते हैं, सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं वो, है ना? इस वेबसाइट पे जाके, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट है, यहाँ से जाके किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी कंपनी, मान लीजिए आप कल को कंप्यूटर हार्डवेयर में बिजनेस में जाना चाहते हो, सॉफ्टवेयर के बिजनेस में जाते हो, तो सॉफ्टवेयर के बिजनेस में जाना चाहते हो या आईटी बिजनेस में जाते हो, जो आईटी जाइंट हैं या जो सिमिलर नेचर की कंपनियां हैं वो पूरे साल में क्या रेवेन्यू कमा रही हैं, तो आप उसकी ऑथेंटिक जानकारी चाहिए, तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप उसकी बैलेंस शीट में जाओ, बैलेंस शीट डाउनलोड करो और देख सकते हो। कस्टमर कौन है, प्रोसेस क्या है, वो शायद नहीं पता लगेगा, है ना? हालांकि क्रेडिटर्स की लिस्ट तो बोलता है बतानी पड़ेगी, लेकिन डेटर्स की लिस्ट में कई बार नहीं दी होती है, तो वो आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि आपके पास, आप किस इस बिजनेस में किसके पास क्या नंबर्स हैं, कितनी टर्नओवर अचीव करी, और ये 2 साल की बैलेंस शीट एक बार में मिलती है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी पड़ती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस स्टेटेड बाय द एमसीए ने गाइडलाइंस दी हुई है कि जब भी आप किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे, इट ऑलवेज मस्ट कंटेन इट कंपैरेटिव फिगर। कंपैरेटिव फिगर का मतलब है आप इनकी बैलेंस शीट ऐसे बनाते हो, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, सारे नंबर ऐसे आएंगे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर सारे के सारे नंबर, टर्नओवर से लेके प्रॉफिट, बैलेंस शीट, फिक्स एसेट, करंट एसेट सब यही आएंगे, दोनों साल के नंबर आएंगे पैरेलली। हर स्टेटमेंट में जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट बनेगी सब में दोनों नंबर आएंगे, ये है ना? तो इससे क्या होगा, आपको आपकी कंपनी, इन सब लोगों को जिस कंपनी की बैलेंस शीट देखना चाहते हैं, इन सब लोगों को क्या पता लगेगा कि ये परफॉर्मेंस कैसे कर रही है, पिछले साल कहाँ थी, इस साल कहाँ थी, उससे और पिछले सालों को डाउनलोड करनी है और पिछले सालों को डाउनलोड कर सकते हो आप। बस एक बार ₹100 लगते हैं, आप बैलेंस शीट पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो हम अकाउंटिंग करते हैं इस पर्पज़ से कि मेरी बैलेंस शीट को कुछ और लोग भी देख रहे हैं, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ और लोगों की नज़रें भी हैं, मैं अपने अकेले के पर्पज़ से ये चीज़ें नहीं बना रहा हूँ। तो इसलिए बैलेंस शीट को और अकाउंटिंग को प्रोफेशनल तरीके से बनाना है, दिए गए गाइडलाइंस, रूल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशन सारे फॉलो करने पड़ेंगे ताकि रिजल्ट सेम हो, मेजरमेंट और रिकॉग्निशन सेम हो। रिजल्ट में नंबर और वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा, वो आपको बोल चुका हूँ कि 1000 करोड़ की टर्नओवर और 1 करोड़ की टर्नओवर में नंबर्स में फ़र्क तो आएगा, बट रिकॉग्निशन और मेजरमेंट का तरीका इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर सब कुछ ठीक है, नंबर्स जो मर्जी आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका सेम होना चाहिए। बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं
तरीका सीख रहे हैं कि किसको हम सेल मानेंगे, किसको एक्सपेंस मानेंगे, किसको एसेट मानेंगे, किसको लाइबिलिटी मानेंगे, अगर लाइबिलिटी मानेंगे किसको करंट लाइबिलिटी मानेंगे, किसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मानेंगे। ये तरीका बेसिकली हम सीख रहे हैं। टैली में एंट्री करने में कोई चैलेंज नहीं है, वो तो सिंपल से 6 फंक्शन की है, उस 6 फंक्शन में सारी एंट्री हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि कहाँ पे क्या एंट्री करनी है, बेसिक चीज़ें हमें ये क्लियर करनी है पहले, है ना। जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, सर एमसीए का फुल फॉर्म क्या बताया था सर आप? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। वेबसाइट वही है, mca.gov.in के नाम से है। कंपनी वो है, कंपनी अफेयर्स का मिनिस्ट्री है वो, है ना, कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हाँ, अच्छा, अब हम जब अकाउंटिंग करते हैं ना, तो अकाउंटिंग के लिए मार्केट में 2 तरह की मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जाती हैं। कुछ कैश बेस को अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग मर्केंटाइल बेस को अडॉप्ट करते हैं। कैश बेस को अडॉप्ट करने वाले लोग कम हैं। बेसिकली कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि एंड द ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द मूवमेंट ऑफ कैश टेक्स प्लेस आइदर थ्रू द बैंक और थ्रू एनी अदर बैंकिंग चैनल और इन फिजिकल कैश मोड। या तो मैं आपको 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए जो भी पेमेंट देनी है एक्चुअल में कैश में दूं, या आपको मैं बैंक के जरूर दूं, किसी भी बैंकिंग चैनल से, UPI चैनल से एंट्री तभी रिकॉर्ड होगी। कैश कहता है, कैश अकाउंट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहती है व्हेन एक्चुअली मूवमेंट ऑफ कैश इज टेकिंग प्लेस देन वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। लेकिन ये तरीका ना थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है। आज की डेट में ये तरीका पॉपुलर नहीं है और ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लेटर ऑन स्टेज पे दिखती हैं आपको। तो कैश बेसिस इसलिए कम अडॉप्ट किया जाता है और ज़्यादातर लोग इसे प्रोफेशनल्स करते हैं, कंसल्टेंट और प्रोफेशनल्स करते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, और वो सर्विस तो आज दे चुके हैं, पैसे मिलते हैं उनको 1-1, 1.5 साल बाद। मान लीजिए मैंने आज कोई सर्विस दी और मुझे 2 लाख रुपए का बिल रेज करा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, और मेरे को पैसा मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जाके, तो मैं इसको अपनी इनकम में इंक्लूड प्रीवियस ईयर में कर चुका हूँ। इसके ऊपर लगने वाला GST भी मैं दे चुका हूँ पिछले साल में, लेकिन पैसा कब आ रहा? ऑलमोस्ट 1 साल बाद। तो मेरे पास लिक्विडिटी का क्रंच रहता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स तो कुछ है नहीं। तो प्रोफेशनल लोग, सर्विस वाले लोग क्या करते हैं, वो बिल ही तब रेज करते हैं जब उनको पेमेंट आती है ना। वो पेमेंट लेने पे कैश बेस को अडॉप्ट करते हैं, जितनी उनकी पेमेंट आ गई उतने को इनकम रिकॉर्ड करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। उस पर TDS भी नहीं कटता उनका, जब तक वो बिल रेज नहीं करेंगे तब तक TDS भी नहीं कटेगा। तो इसलिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कम पॉपुलर है, लेकिन मर्केंटाइल बेस ऑफ अकाउंटिंग कहता है हम बिजनेस को रिलायबल मानते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शन जो हैं वो रिलायबल हैं, पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। मर्केंटाइल बेस कहता है कि पैसे के ना मिलने के चांसेस रेयर हैं, आपको अमाउंट की रिकवरी हो जाएगी। इसी गुड फेथ पे आप अकाउंटिंग को, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लो, लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड करो और इनकम भी रिकॉर्ड करो, दोनों रिकॉर्ड करनी है, लाइबिलिटी भी, इनकम भी, एसेट्स भी, दोनों सब चीज़ रिकॉर्ड करनी है। मर्केंटाइल बेस कहता है व्हेन एन अकाउंटिंग एंट्री, व्हेन एन इवेंट हैपन्स, जैसे ही कोई भी इवेंट और ट्रांजैक्शन इवॉल्व होगी आप उसे रिकॉर्ड कर लो, लेकिन उसके साथ 2 चीज़ें और एसोसिएट होनी है। क्या चीज़ होनी चाहिए? 2, उस एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए क्या 2 चीज़ एसोसिएट होनी चाहिए उसके साथ? मॉनेटरी टर्म्स में पता लगे हमें कितनी वैल्यू में आई है। दूसरा, दैट मस्ट रिलेटेड टू माई बिजनेस एंटिटी। माई बिजनेस एंटिटी का मतलब है, मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है बच्चा, आप ABC लिमिटेड में काम करते हो, ठीक है, आप ही के फ्लोर में एक कंपनी और है XYZ लिमिटेड, इसने प्रोडक्ट लॉन्च करा है, जिसकी पार्टी हुई है और 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये बात आपको भी पता है क्योंकि आप भी इसी फ्लोर में और यह पार्टी एंजॉय भी कर आए हो। आप तो इस कंपनी के अकाउंटेंट हो, है ना। ये आपको भी पता है यहाँ पे पार्टी में 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। तो इज देयर अ इवेंट और नॉट? क्या एक इवेंट ट्रांजैक्शन है या नहीं है? पार्टी XYZ ने दी है। हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ, कोई इवेंट हुई है नहीं हुई है? मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी कंपनी के नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इवेंट हुई या नहीं हुई? कोई इवेंट तो हुई है। इवेंट में मॉनेटरी वैल्यू भी है, हाँ मॉनेटरी वैल्यू है, 2 लाख रुपए की पार्टी हुई है।
अब बस आपको ये देखना है क्या ये आपकी कंपनी से रिलेटेड है, द आंसर इज नो। तो इसका अकाउंटेंट यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसका अकाउंटेंट यहाँ रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि इसके पास हो सकता है आप दोनों कंपनी की अकाउंटिंग आप करते हो, ऐसा भी हो सकता है ना। एक ग्रुप में कई कंपनियां होती हैं, तो आप दोनों कंपनी की अकाउंटिंग करते हो, तो भी अकाउंटेंट इसके भी आप ही हो, इसके भी आप ही हो, तो भी आप इस ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। कहाँ करना पड़ेगा? यहाँ, बिकॉज इट मस्ट रिलेट टू माई अकाउंटिंग एंटिटी। तो इस टाइम मेरी किस वाली अकाउंटिंग एंटिटी से रिलेटेड है? XYZ से रिलेटेड हो ट्रांजेक्शन। तो आपको मर्केंटाइल बेस में इवेंट अकर होने पे रिकॉर्ड कर लेनी है, बस उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, रिलेटेड टू माई अकाउंटिंग एंटिटी होना चाहिए। तो मर्केंटाइल बेस क्या कहता है? ऑन अकरेंस ऑफ द एंट्री, है ना, इवेंट, उसके अकरेंस होने पे ही रिकॉर्ड कर लीजिए। कैश का मूवमेंट जब भी होगा वो लेटर ऑन है, सब्सिक्वेंट इवेंट है, वो बाद में रिकॉर्ड करेंगे। पहले आपको देख लेना है कि कोई इवेंट अकर हुई है या नहीं हुई है, अगर हो जाए तो आप रिकॉर्ड कर लो।